कंप्यूटर की जो दुनिया है उससे आपका मैं आज परिचय करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर है क्या। आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। अब बात आती है डेटा क्या होता है। तो डेटा संख्या, तथ्य और आंकड़ों को हम डेटा कहते हैं। रो फैक्ट्स आर नोन एज डेटा। रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। जैसे 50 है। अब ये 50 आप किसी से पूछेंगे 50 क्या है तो वो सीधे से एक ही जवाब देगा कि सर ये 50 तो एक नंबर है सर। तो वास्तव में 50 क्या है? रो फैक्ट। रो फैक्ट्स और फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। लेकिन अगर इसी 50 के आगे आपने रुपीज लिख दिया तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। 50 रुपीज, 50 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। डेटा विच कन्वे द मीनिंग इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। अर्थपूर्ण डेटा को, ऐसा डेटा जो मीनिंग को कन्वे करता हो, आपको कोई इंफॉर्मेशन देता हो, उन संख्याओं, उन तथ्यों, उन आंकड़ों को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और कंप्यूटर हमारे लिए यही काम करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब बात आती है कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? तो अभी हमने सीखा कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है COMPUTER, इसका अपना एक मीनिंग होता है दोस्तों। C स्टैंड फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, यूज्ड फॉर, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। अब इसी चीज को हम हिंदी में भी सीख सकते हैं। C कॉमनली यानी सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार में, शिक्षा में और अनुसंधान संबंधी कार्यों में। और इंग्लिश में जब हमको बोले तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उनमें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा। इस तरह से फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। और अभी जो फिफ्थ जनरेशन चल रही है उसमें एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा है। अब बात आती है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है। हम सभी का कोई ना कोई सिद्धांत होता है। जिस तरह से हमारा सिद्धांत होता है वैसे ही कंप्यूटर का भी सिद्धांत है। यह भी ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हम और आप काम करते हैं। जैसे यदि आपसे कोई आपका नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना जो भी नाम बताएंगे उसका प्रोसेस क्या हुआ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को इनपुट किया, कान से आपके क्वेश्चन कान से इनपुट हुआ, फिर उसकी प्रोसेसिंग आपके दिमाग में हुई, आपने सोचा समझा और जवाब तैयार किया। जवाब तैयार होने के बाद आपके मुंह से जवाब निकला कि सर मेरा नाम यह है XYZ, जो भी आपका नाम है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ठीक इसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। इसमें भी इनपुट होता है। अब इनपुट के लिए इसके अलग अलग डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग होती है, जिसे सोचना समझना वाली जो बात होती है वो प्रोसेसिंग वाला फैक्टर वो भी इसमें होता है। फिर आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। और अगर आप भविष्य के लिए उसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें स्टोरेज यूनिट भी होती हैं। तो ठीक ये कंप्यूटर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हम और आप काम करते हैं। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हमारे लिए इनपुट करने के लिए कान है, प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास दिमाग है, स्टोरेज के लिए भी हमारे पास दिमाग है, और आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में हमारे पास मुंह है। तो ठीक इस तरह से अलग अलग कामों को करने के लिए हमारे पास अलग अलग भगवान ने आपको अलग अलग अंग दिए हैं, अलग अलग पार्ट्स दिए हैं बॉडी के। ठीक इस तरह से यहां भी अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है इनपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस का मतलब है उपकरण। कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किन किन डिवाइसेस का हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की। जैसा इसका नाम है कीबोर्ड, की मीन्स चाबी, यानी ये कंप्यूटर की चाबी है दोस्तों। जिस यूजर का हाथ कीबोर्ड पर अच्छी तरह से जमा होता है या जिसे
कीज का पूरा नॉलेज होता है वो कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। टाइप्स ऑफ कीज, यानी कीबोर्ड के अंदर अलग अलग तरह की कीज होती हैं। फर्स्ट जो होती हैं उन्हें हम अल्फाबेट्स के नाम जानते हैं, जिसमें स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z यूज होती हैं। नंबर्स की होती हैं 0 to 9। स्पेशल कीज होती हैं विंडोज की, अल्टर की, कंट्रोल की, नमलॉक की, फंक्शन कीज F1 to F12 होती हैं। ये अलग अलग वर्क को अलग अलग तरह से काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह से यूज होती हैं। अब सेकंड जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। जैसा इसका नाम है माउस, ये दोस्तों एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है जो किसी भी चीज को, किसी भी प्रोग्राम को पॉइंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। माउस तीन तरह के जनरली मार्केट में मिलते हैं। एक होता है ऑप्टिकल माउस, एक ट्रैकबॉल माउस, एक वायरलेस माउस। इस माउस में तीन तरह के बटन होते हैं दोस्तों। जो लेफ्ट बटन होता है वो किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए यूज में लिया जाता है। आप जिस प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के ऊपर अपना कर्सर ले जाएं, माउस पॉइंटर ले जाएं और फिर डबल क्लिक करें तो लेफ्ट क्लिक से दोस्तों डबल क्लिक किया जाता है। इस तरह से राइट बटन जो है वो सिंगल क्लिक करने के लिए यूज में लिया जाता है और सिंगल क्लिक जो है, सिंगल क्लिक किसी भी प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसी तरह से स्क्रॉल बटन, माउस के बीच में ये जो गिरी टाइप होता है उसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। पेज अप और पेज डाउन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो माउस में तीन बटन जनरली यूज में लिए जाते हैं, फर्स्ट लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। माउस के साथ ही एक टर्म और जुड़ी हुई दोस्तों, ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप जो टेक्निक है वो भी माउस के साथ जुड़ी हुई है। अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक, जो जनरली वीडियो गेम्स वगैरह के अंदर यूज में आता है। अल्ट्रासाउंड मशीन्स के अंदर भी जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्कैनर, मेमोरी कार्ड रीडर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रीडर, ये सारे भी इनपुट डिवाइसेस के ही एग्जाम्पल हैं। इस तरह से बार कोड रीडर, जो आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की MRP को एक्सेस करने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए इस तरह की एक मशीन का यूज होता है जिसे हम बार कोड रीडर के नाम से जानते हैं। अगला जो इनपुट डिवाइस आ रहा है वो है MICR मशीन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये जो मशीन होती है दोस्तों, ये जनरली बैंकों में यूज होती है और चेक के अंदर आपने सुना होगा माइकर चेक, उसमें एक नंबर होता है स्पेशल। उस माइकर चेक के अंदर जो नंबर है उस नंबर को ये मशीन अपने आप रीड करती है और उसे डिजिटल फॉर्म में यानी कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगले जो इनपुट डिवाइस है वो है OCR मशीन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जैसा इसका नाम है कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को पढ़ती है और उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। इस तरह से OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, इस मशीन के द्वारा हम जो एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा OMR शीट पर एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम में हम जो पेंसिल से या पेन से निशान करते हैं, गोले करते हैं, उन्हें ये मशीन रीड करती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। तो तीन मशीन है, MICR मशीन, OCR मशीन और OMR मशीन। इस तरह से इनपुट डिवाइस के अंदर ही वेब कैमरा, माइक्रोफोन, ये सारी चीजें इनपुट डिवाइस के अंदर ही यूज होती हैं। अगला जो टॉपिक आ रहा है दोस्तों वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम में आने वाला जो पार्ट है वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा इसका नाम है, केंद्रीय संसाधन इकाई, यानी ये हमारे कंप्यूटर का एक तरह से ब्रेन होता है। जैसे ही आपने इसका नाम सुना और आपके दिमाग में इस तरह का एक पिक्चर, इमेज बन गई होगी। तो CPU, जिसे हम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, वास्तव में इस यूनिट के अंदर लगा होता है। इस यूनिट को हम CPU नहीं कहते, इस यूनिट को सिस्टम यूनिट या कैबिनेट कहा जाता है। तो फिर CPU किसे कहते हैं, CPU कहां होता है?
सीपीयू इस डब्बे के अंदर लगा होता है। अगर आप देखें सीपीयू इस तरह का होता है और वो मदरबोर्ड पर, अभी मैं बताऊंगा आपको, मदरबोर्ड पर लगा होता है। तो इस डब्बे के अंदर क्या होता है, यदि आप इस डब्बे के अंदर देखेंगे जिसे हम कैबिनेट या सिस्टम यूनिट बोल रहे हैं, तो उसमें कई चीजें लगी होती हैं। एक पावर सप्लाई होती है जिसे हम एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं, जो कंप्यूटर को पावर देने के लिए यूज में ली जाती है। इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, उनमें जो आप ये इधर से देख रहे हैं ये वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। इस तरह से इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, फ्लॉपी ड्राइव आजकल तो बंद हो गई, पहले फ्लॉपी ड्राइव भी यूज होती थी, सीडी रोम या डीवीडी रोम लगी होती है, कार्ड्स होते हैं अलग अलग तरह के, साउंड कार्ड, वीजीए कार्ड, गेम कार्ड, इस तरह के अलग अलग चीजें होती हैं। पावर सप्लाई के लिए केबल्स होती हैं, इस तरह से डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए डेटा केबल्स होती हैं जिन्हें बसेस कहा जाता है, आजकल साटा केबल्स लगने लग गई हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इस सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं। इसलिए इस पूरी सिस्टम यूनिट को हम लोग सीपीयू नहीं कह सकते। सीपीयू तो वास्तव में एक छोटा सा इस तरह से पार्ट होता है जो कंप्यूटर की ब्रेन की तरह बिहेव करता है, कंप्यूटर का ये दिमाग होता है। इस सीपीयू के अंदर ये सीपीयू जो होता है ये मदरबोर्ड पे लगा होता है। ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड एक पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर सारे यहां पर आप देख रहे हैं अलग अलग चीजें लगी होती हैं। तो यहां पर इस जगह पर लगता है सीपीयू, ये उस सीपीयू लगाने की जगह है। अब ये जो केबल्स हैं वो अलग अलग तरह की केबल्स होती हैं जिन्हें मैंने बताया आपको कि आईडी केबल कहा जाता है। इस तरह से आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में साटा केबल्स का यूज होने लगा है। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है एएलयू, दूसरा कहलाता है सीयू। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। एएलयू जैसा इसका नाम है, अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू का एएलयू वाला जो डिपार्टमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अर्थमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आदि जो ऑपरेशंस होते हैं वो सभी एएलयू के अंडर कंट्रोल में होते हैं। इस तरह से सीयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट की तरह बिहेव करता है और कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी पार्ट्स लगे हैं, मेमोरी, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, जितना भी आप काम करते हैं, आप जो माउस से क्लिक करते हैं, वो सारा का सारा रिसोर्स मैनेजमेंट का काम इस सीयू के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। यानी सीपीयू के दो पार्ट हैं, एएलयू और सीयू। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है मेमोरी की। तो दोस्तों मेमोरी कंप्यूटर के अंदर दो तरह की यूज होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके भी दो पार्ट हैं, उसमें आता है रैम और रोम, जो आपने पहले भी सुन रखा होगा। इस तरह से सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। मेमोरी का सीधा सा मीनिंग होता है ये आपके डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं रैम की। जैसा इसका नाम है रैम, राम नहीं बोलना है दोस्तों, रैम बोलना है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इसे रैम कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम, जिसमें रैंडम वर्ड का मीनिंग होता है बिना क्रम के, बिना ऑर्डर के। आप किसी सीक्वेंस में डेटा को एक्सेस नहीं करते हैं तो उसे बोलते हैं रैंडमली एक्सेस करना, यानी रैंडम एक्सेस। एक्सेस का मतलब टू गेट द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं उसे बिना क्रम के एक्सेस करना। रैम में स्टोर डाटा को आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ये इसकी एडवांटेज है कि आप रैम में जो भी डाटा स्टोर करेंगे उसे आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इस तरह से इसमें स्टोर डाटा पावर ऑफ होने पर, यानी लाइट चली जाए या पावर ऑफ हो जाए, तब जो रैम में आपने डाटा स्टोर किया है वो रिमूव हो जाता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसकी विशेषता कह लीजिए वो है कि ये वर्सेटाइल मेमोरी है, यानी चेंजेबल है। आप बार बार इसमें जो कंटेंट होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारे दिमाग में हम बैठे कहीं होते हैं और दिमाग में कई चीजें चलती हैं, विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक इस तरह से जिस तरह से आपके दिमाग के अंदर विचार बदलते रहते हैं, ठीक इस तरह से रैम के अंदर भी जो कंटेंट होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। इसलिए इस तरह की मेमोरी को वर्सेटाइल मेमोरी, यानी रैम जो है वो वर्सेटाइल मेमोरी है, चेंजेबल मेमोरी है। दूसरा होता है रोम। रोम जैसा इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। जो इस मेमोरी में एक बार आपने डाल दिया वो फिक्स हो जाता है। इसमें स्टोर डाटा को केवल रीड कर सकते हैं, डू नॉट राइट। इसमें रीड और राइट दोनों चलता है रैम में, इसमें केवल रीड कर सकते हैं। रोम में स्टोर डाटा पावर ऑफ होने पर रिमूव नहीं होता। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारे साथ होता है। हमारा नाम हम कभी नहीं भूलते। एक बार हमको बता दिया हमारा एड्रेस ये, हमारा नाम ये, तो वो हमारे रोम में स्टोर हो जाता है, फिर वो कभी डिलीट नहीं होता। ठीक इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं
जब हम सुबह से शाम तक बहुत सारी चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो कुछ चीजें तो हमें याद रहती हैं और कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। तो जो चीजें हम भूल जाते हैं वो हमारे रैम में रहती हैं, और जो हम परमानेंट हो जाती हैं वो हमारे रोम में आ जाती हैं। रोम नॉन वर्सटाइल मेमोरी की कैटेगरी में आता है, यानी इसके कंटेंट चेंज नहीं होते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रैम, यानी रैम के भी अलग अलग प्रकार हैं। फर्स्ट जो है वो है एस रैम, स्टैटिक रैम। अब स्टैटिक रैम जो होती है ये रैम, चलिए बात करते हैं एस रैम, स्टैटिक रैम की। मैंने जैसा कि आपको बताया रैम के दो टाइप्स हैं, एक है एस रैम, दूसरा है डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो पावर ऑन होने तक, यानी कंप्यूटर में जब तक पावर रहेगा तब तक स्टैटिक रैम अपने कंटेंट को स्टोर करके रहती है। जैसे ही पावर ऑफ हुआ ये अपने कंटेंट को वॉश आउट कर देती है, यानी ये अपने आप को बार बार रिफ्रेश नहीं करती, इसके कंटेंट बार बार रिफ्रेश नहीं होते। जबकि डायनेमिक रैम, नाम ही इसका डी रैम या डायनेमिक रैम है, ये क्या करती है अपने कंटेंट्स को बार बार हर कुछ सेकंड्स में अपने कंटेंट को बार बार रिफ्रेश कर देती है। डी रैम के भी तीन टाइप है। फर्स्ट है ईडीयू, एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है एसडी रैम, सिंक्रोनोमस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड होती है डीडीआर रैम, जो अभी आजकल मार्केट में चल रही है, डीडीआर, डबल डेटा रेट। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ रैम्स। इसी तरह से बात आती है टाइप्स ऑफ रोम की। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, in which the user can load programs and data that are read only. इस तरह से सेकंड होती है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी PROM की तरह ही होती है, लेकिन ये रीराइटेबल होती है। बट इसे रीराइट करने के लिए आपको इसकी चिप को अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर रखना होता है। थर्ड होती है फ्लैश मेमोरी। ये जो फ्लैश मेमोरी होती है वो आजकल डिजिटल कैमरास, MP3 प्लेयर्स आदि के अंदर यूज होती है। तो ये थी टाइप्स ऑफ रोम, PROM, EPROM और फ्लैश मेमोरी। एक और मेमोरी होती है जिसे हम कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी मेन मेमोरी की सहायक मेमोरी होती है, मेन मेमोरी को हेल्प करती है। एक्चुअल में जब CPU और मेन मेमोरी के बीच में डेटा कम्युनिकेट होता है तो कैश मेमोरी उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जिस कंप्यूटर में जितनी ज्यादा कैश मेमोरी होगी उतना ही कंप्यूटर की स्पीड तेज और बेटर होगी। कैश मेमोरी अलग अलग तरह की होती हैं, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। तो मेमोरी के तीन टाइप्स हो गए हैं, फर्स्ट रैम, सेकंड रोम, थर्ड कैश मेमोरी। इस तरह से मैंने जो आपको कैबिनेट दिखाया था, सिस्टम यूनिट दिखाई थी, उसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा हुआ है। उस मदरबोर्ड पर एक सेल लगता है जिसे हम CMOS बैटरी कहते हैं। ये CMOS बैटरी कंप्यूटर के डेट और टाइम को कंट्रोल करने के लिए यूज में ली जाती है। CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस CMOS बैटरी से कंप्यूटर की डेट और टाइम कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी। डेटा को स्टोर करने के लिए जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होते हैं, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टोर रूम है। फर्स्ट है HDD, हार्ड डिस्क डिवाइस या हार्ड डिस्क ड्राइव। आपने सुना होगा C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। वास्तव में ये C, D और E या आगे और भी अल्फाबेट हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, ये सभी हार्ड डिस्क के पार्टीशंस होते हैं। हार्ड डिस्क दिखने में कुछ इस तरह की होती है, अंदर इस तरह की एक प्लेट डिस्क लगी होती है और ये हेड है उसका, वो इस डिस्क पर डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। ये डिस्क बहुत तेजी से RPM की फॉर्म में, रोटेशन पर मिनट के हिसाब से इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है और ये काफी तेजी से रोटेट करती है और हेड उस पर जाकर आपके डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। तो दोस्तों CPU जो है एक तरह का शॉपकीपर हो गया, रैम उसके लिए शोरूम का काम करती है और हार्ड डिस्क गोडाउन का काम करता है। हार्ड डिस्क में जो भी डाटा स्टोर होता है वो CPU के थ्रू रैम यानी शोरूम में आपको दिखाई देता है। अब स्टोरेज डिवाइस में दूसरा जो कंपोनेंट है वो है DVD या CD रोम। DVD जिसे हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं, इसकी कैपेसिटी दोस्तों 4.7 GB के आसपास होती है। इस तरह से CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। ये दोनों चाहे वो DVD हो चाहे वो CD हो, दो तरह की आती हैं, CDR
और CD-RW, यानी DVD-R और DVD-RW। R फॉर रीड ओनली, यानी ऐसी CD या DVD जिसमें कंटेंट एक बार आपने अगर राइट कर दिया तो उसे मिटा नहीं सकते। दूसरा होता है रीराइटेबल, एक बार लिखा फिर मिटा के फिर से और रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अभी आजकल मार्केट में एक ब्लू रे डिस्क और आ रही है जिसकी कैपेसिटी 50 to 500 GB होती है। इस तरह से स्टोर करने के लिए स्मार्ट मीडिया कार्ड्स मार्केट में मिलते हैं। मिनी SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड जो आपने अपने मोबाइल में भी यूज किए होंगे, वो उसी तरह से कंप्यूटर में भी यूज किए जा सकते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है दोस्तों आउटपुट डिवाइस, और सबसे फर्स्ट और कॉमन जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। इस तरह का पहले इस तरह का जो मॉनिटर आता था उसे CRT मॉनिटर कहा जाता है। ऐसा ही एक TFT आता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इस तरह का LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट इमिटिंग डायोड और प्लाज्मा स्क्रीन। इस तरह के अलग अलग तरह के मॉनिटर मार्केट में मिलते हैं। और एक जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आजकल, आपका जो केबल कनेक्शन है वो अब डिजिटल फॉर्मेट में हो गया है, उसको कहते हैं HDTV, हाई डेफिनेशन टेलीविजन। नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर दोस्तों वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा कहलाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर से जो हमको आउटपुट मिलता है उसे हम हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं, और कंप्यूटर में जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है उसे सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं। प्रिंटर के रेजोल्यूशन को नापने के लिए एक इकाई का यूज होता है, एक यूनिट का यूज होता है, जिसे DPI, डॉट पर इंच के रूप में जाना जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी के अंदर कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आता है डॉट मैट्रिक्स, जो आपके घरों में नल के बिल, लाइट के बिल आते हैं। जो ऐसे प्रिंटर जो डॉट 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 प्रिंटिंग करते हैं वो सारे प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाते हैं। ये काम करते वक्त काफी आवाज करते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर भी इस तरह का होता है, इसमें व्हील लगा होता है और वो प्रिंट करता है। ये काम करते हुए काफी आवाज करते हैं। सेकंड प्रिंटर जो होते हैं लाइन प्रिंटर, इनमें चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर को शामिल किया गया है। प्रिंटर की जो स्पीड होती है दोस्तों, उसे मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसको PPM, पेज पर मिनट कहा जाता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उनके अंदर इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर आता है। इंकजेट प्रिंटर, जैसा इसका नाम है इंकजेट, पेपर पर स्प्रे करता है इंक की और फिर प्रिंटिंग करता है। इस तरह से लेजर प्रिंटर सबसे बेस्ट प्रिंटर होता है और काफी पॉपुलर प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट जो प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर। ये थर्मल प्रिंटर स्पेशल पेपर पर प्रिंट करता है, और आपने देखा होगा जो ATM मशीन है उससे जो आपको रिसिप्ट मिलती है वो थर्मल प्रिंटर से ही रिसिप्ट प्रिंट होती है। थर्मल प्रिंटर प्रिंट करने के लिए हीट एलिमेंट का यूज करता है। इस तरह से जो आपका लेजर प्रिंटर है वो फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स का यूज करते हुए फिर प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर के अंदर टोनर, इंक को हम टोनर कहते हैं, लेजर प्रिंटर के अंदर टोनर यूज होता है। और जनरली ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर यूज होते हैं, लेकिन कलर प्रिंटर भी लेजर की फॉर्मेट में आता है लेकिन वो काफी महंगा होता है। इंकजेट प्रिंटर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों एक साथ प्रिंट आउट निकालते हैं। हेडफोन और स्पीकर, इन्हें भी आउटपुट डिवाइसेस की फॉर्मेट में हम लोग जानते हैं। इस तरह से बड़े बड़े मेप, फ्लैक्स, पोस्टर्स प्रिंट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसे प्लॉटर कहा जाता है। यानी छोटे प्रिंटर से, ये जो छोटे प्रिंटर है इनसे हम लोग बड़े बड़े मेप, फ्लैक्स, पोस्टर्स प्रिंट नहीं कर सकते, उनके लिए प्लॉटर्स का यूज होता है। इस तरह से कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, जिन्हें मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे फैक्स मशीन, ऐसी एक मशीन जिसमें स्कैनर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और आपका कॉपियर मशीन, वो सारी चीजें एक साथ होती है, एक ही मशीन में होती है, इसलिए ऐसी मशीन्स को मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस भी कहा जाता है। ऐसा ही एक और नेक्स्ट है मोडेम। दोस्तों मोडेम कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए यूज में लिया जाता है। मोडेम एक ऐसा
डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। मैं आगे इंटरनेट पर एक वीडियो बनाने वाला हूं, वहां मैं आपको पूरा वर्किंग ऑफ इंटरनेट के बारे में समझाऊंगा कि ये डिवाइस मॉडेम किस तरह से काम करता है और क्या इसकी नीड है। अभी आपको केवल मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर से कहा जाता है। मॉडेम इंटरनेट चलाने के लिए यूज में लिया जाता है और ये क्या करता है, ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। वास्तव में हमारे टेलीफोन लाइन में से जो वेव्स हमको मिलती हैं वो एनालॉग वेव्स होती हैं और ये एनालॉग वेव्स हमारा कंप्यूटर सिस्टम नहीं समझ पाता। हमारा कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल वेव्स को या डिजिटल तरंगों को ही समझ पाता है। तो कोई ऐसा डिवाइस की हमको जरूरत पड़ती है जो डिवाइस टेलीफोन लाइन के एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर कंप्यूटर को सप्लाई करे और कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को फिर से एनालॉग में कन्वर्ट कर टेलीफोन लाइन को सप्लाई करे। तो ऐसे उपकरण को हम मॉडेम कहते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर कई तरह के होते हैं और अगर हम इसे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर वर्गीकृत करें या क्लासिफाई करें तो फर्स्ट जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर डायरेक्ट नंबर पर काम नहीं करते हैं, नंबर सिस्टम पर काम नहीं करते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स का यूज वोल्टेज, टेम्परेचर, करंट आदि को मेजर करने के लिए किया जाता है। सेकंड जो कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर्स, जिन्हें हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ऐसे कंप्यूटर जिनके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सअप होता है। इस तरह से अगर आप साइज, स्टोरेज, कैपेसिटी और वर्किंग के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम्स को क्लासिफाई करें तो फर्स्ट जो है वो है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर काफी शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका यूज मौसम की भविष्यवाणियां, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, भूकंप, अर्थक्वेक, इन सब को कैलकुलेट करना, इनकी कैलकुलेशंस करना, इनकी फोरकास्टिंग करना, टेलीकम्युनिकेशंस के काम करना, सैटेलाइट लॉन्च करना आदि कामों को करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है CDC 6600 और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। अगला जो कंप्यूटर आ रहा है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आदमी के आकार के बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें डाटा मैग्नेटिक टेप में स्टोर होता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, काफी महंगे होते हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इनका यूज करते हैं। इस तरह से जो नेक्स्ट कंप्यूटर है वो है मिनी कंप्यूटर। नाम भले ही दोस्तों इसका मिनी है, लेकिन आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि किस तरह का ये दिखाई देता है। जिन लोगों की कस्टम एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कोई सीमेंट प्लांट है, वहां पर कंप्यूटर यूज किया जाता है, तो वहां हमारे तरह डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज में नहीं लिए जाते। वहां पर स्पेशल उनके काम को करने के लिए ही कंप्यूटर्स को यूज में लिया जाता है। तो ऐसे जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें मिनी कंप्यूटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर हैं उन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर, PC या माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इनके कई नाम हैं, डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट PC, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स। इन्हें PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के नोटबुक, जिसे आप लैपटॉप के नाम से भी जानते हैं, इस तरह से मोबाइल पर जब हम मोबाइल चलाते हैं उसे भी हैंडहेल्ड कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। इस तरह से टैबलेट PC आता है जिसमें कॉम्पैक्ट या कस्टम एप्लीकेशंस रन की जाती हैं, उन्हें टैबलेट PC के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की जो भाषा है दोस्तों, उस भाषा को हम बाइनरी कहते हैं, लैंग्वेज। जैसे हमारी आपकी एक भाषा है, उसी तरह से कंप्यूटर की भी एक भाषा है। टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, अगर आपको कंप्यूटर से बातचीत करनी है तो कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए। तो कंप्यूटर की जो भाषा है वो है बाइनरी। बाइनरी भाषा में ही कंप्यूटर काम करता है। इस बाइनरी भाषा में दो ही अक्षर होते हैं, दो ही अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे हमारी भाषा के अंदर OI है, ABCD है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। उस तरह से इस बाइनरी के अंदर केवल दो ही, 0 और 1 ही होता है। यूनिट्स इन कंप्यूटर में
जो साइज है, जो कैपेसिटी है, उसको मेजर करने के लिए इकाई का यूज होता है, यूनिट का यूज होता है, जिसे हम बाइट के नाम से जानते हैं। 1 बाइट दोस्तों 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनती है। उस तरह से 1 बाइट के अंदर 1 कैरेक्टर जो होता है उसे हम 1 बाइट कहते हैं। 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनती है। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, उस तरह से 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाती हैं। उस तरह से 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाती हैं। 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 जीबी गीगाबाइट बनाती हैं। 1024 गीगाबाइट मिलकर 1 टीबी टेराबाइट बनाती हैं। हार्डवेयर, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ऑल विजिबल एंड टचेबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। जिन्हें आप टच कर सकते हैं वे सारे पार्ट्स कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, सारी चीजें हार्डवेयर की कैटेगरी में आती हैं। सॉफ्टवेयर, ऐसे सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर चलते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के समूह होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लैपटॉप चलाना सीख सकते हैं बहुत ही कम समय में और आसानी से। तो देखिए अभी जो है मैं यहाँ पे लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और अभी आप देखेंगे तो मैं जो है यहाँ डेस्कटॉप पे हूँ। अब डेस्कटॉप पे देखिए जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए माउस का ये जो एरो देख रहे हैं इसे कर्सर या एरो कहते हैं। तो जब भी आप काम करेंगे कंप्यूटर में तो इसी का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। अब यहाँ पे सबसे पहले माउस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए माउस में 3 बटन होता है, एक राइट होता है, एक लेफ़्ट होता है और एक जो बीच में जो बटन होता है जिसे आप घुमाते हैं ऊपर नीचे करते हैं वो स्क्रॉल होता है या मिड बटन उसे आप कह सकते हैं और स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है उसे। अब यहाँ पे कंप्यूटर में ज़्यादातर जो काम होता है वो लेफ़्ट बटन से किया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें करने के लिए राइट बटन जो है आपको प्रेस करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको फ्री में मिलते रहे और आप फ्री में देख पाए। कंप्यूटर में देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बहुत सारे जो है आइकन दिए हुए हैं और यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन है और राइट साइड में यहाँ पे देखिए टाइम चल रहा है और यहाँ पे कुछ जानकारी जो है आइकन यहाँ पे कंप्यूटर में दिए गए हैं। अब इसे कहा जाता है टास्क बार। जो आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी आइकन लगे हुए हैं इसे कहते हैं टास्क बार। और डेस्कटॉप पे जितने भी ये छोटे छोटे आइकन देख रहे हैं, जैसे ये रिसाइकल बिन है, ये कंप्यूटर है, ये लोकल एरिया कनेक्शन है, तो इन्हें आइकन कहा जाता है। आइकन यानी कि इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है वो खुल के आपके सामने आएगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ जो है प्रोग्राम मैंने लगा रखा है और यहाँ पे ये स्टार्ट बटन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे आप खोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्योंकि विंडो 7 यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ऐसा है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई और विंडो है तो उसमें थोड़ा अलग तरीके से खुलेगा प्रोग्राम। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपने कंप्यूटर में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ। देखिए आपके कंप्यूटर में किसी भी तरीके से खुले, अगर विंडो 10 है तो उसमें थोड़ा अलग तरीके से खुलेगा और अगर विंडो 8 या 8.1 है तो उसमें थोड़ा अलग तरीके से खुलता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि ये जो यहाँ पे दिए गए हैं इन्हें क्या कहते हैं। इन्हें देखिए प्रोग्राम कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम है। आप इन्हें सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या फिर प्रोग्राम कह सकते हैं। अब अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम जो है बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अब प्रोग्राम खोजूँगा मैं कैसे, देखिए उसके लिए सबसे पहले डेस्कटॉप पे रहिए और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाइए तो देखिए यहाँ पे और भी प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ पे एसेसरीज़ में जाइए तो देखिए और भी प्रोग्राम यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे कुछ फोल्डर भी मिलेंगे आपको। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब देखिए जब भी कंप्यूटर आप स्टार्ट कर लेते हैं
ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है रिफ्रेश करना। तो रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, देखिए माउस का राइट बटन प्रेस कीजिए यानी दबाइए और उसके बाद यहाँ पे आता है रिफ्रेश। तो रिफ्रेश पे आपको क्लिक करना है। देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, रिफ्रेश हो गया। इसी तरह से फिर से क्लिक कीजिए और फिर से इस पर रिफ्रेश पे दबा दीजिए। फिर से राइट बटन दबाइए और फिर से लेफ़्ट बटन इस पर ले जाके दबा दीजिए। तो ये रिफ्रेश हो गया। आप रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की भी दबा सकते हैं। अपने कंप्यूटर से F5 दबाएंगे तो देखिए ये रिफ्रेश होगा। पहले एक बार आपको माउस से करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ही आप F5 बटन से कर पाएंगे। तो पहले आप माउस से कर लीजिए और उसके बाद कीबोर्ड के F5 बटन से करना चाहते हैं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से रिफ्रेश करने से क्या फ़ायदा होता है, देखिए जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है या प्रोसेसिंग होने में जो है टाइम लेते हैं। तो इसलिए हम जो है रिफ्रेश करते हैं ताकि सभी प्रोग्राम जो है वो जल्दी से कंप्यूटर के अंदर लोड हो जाए और काम जो है सही से करने लगे कंप्यूटर। तो इसके लिए जो है रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर आपका कंप्यूटर कभी हैंग हो या कुछ प्रोग्राम आप खोल रहे हैं और वो जल्दी से ना खुले तो आप जो है राइट बटन दबाइए माउस का और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं ताकि वो जो है थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्पीड उसको मिल जाए और वो जल्दी खुल पाए। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोग्राम कैसे खोलते हैं। उसके लिए स्टार्ट बटन पे जाइए या फिर अपने कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ R दबाइए। जब आप कीबोर्ड में विंडो बटन के साथ R दबाएंगे तो आपके सामने ये रन फाइल खुलेगा। ये रन फाइल है, इसे रन कमांड बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रन फाइल। अब इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर है और उसे खोलना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन नाम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ। नाम उसका यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है। पूरा जितना बड़ा नाम होता है उतना बड़ा नहीं देना होता है, यहाँ पे शॉर्ट में देना पड़ता है तब जाके खुलेगा। जैसे मान लीजिए पेंट खोलना है आपको, तो पेंट चलाने के लिए आप खोलेंगे पेंट। तो देखिए ये खुला नहीं खुला, क्यों नहीं खुला, क्योंकि इसका जो है जो नाम यहाँ पे रन कमांड में लिया जाता है वो नाम आपको पता होना चाहिए, तभी ये यहाँ पे खुलेगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं MS पेंट और एंटर करते हैं तो देखिए MS पेंट के नाम पे ये खुल के आ गया। लेकिन अगर हमने सिर्फ पेंट टाइप किया तो ये नहीं खुला। तो इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे फिर से दबाते हैं विंडो बटन के साथ R और फिर से ये आ गया रन फाइल। अब यहाँ पे हम खोलते हैं MS वर्ड। तो MS वर्ड खोलने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विनवर्ड, WINWORD विनवर्ड। और उसके बाद आपको क्लिक करना है इस ओके पे। तो ओके पे जो है ये लेफ़्ट बटन जो होता है माउस का वो क्लिक कर देना है यहाँ पे ले जाके। तो देखिए MS वर्ड यहाँ पे खुल के आ गया। अब देखिए कंप्यूटर जब पहली बार कोई यूज़ करता है और उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर में कोई चीज़ अगर अचानक से खुल जाए तो जो बंदा है वो घबरा जाता है कि पता नहीं कंप्यूटर में क्या खुल गया अचानक से। तो आपको इस तरह से घबराना कभी भी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल करने का तरीका बताता हूँ। देखिए जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई प्रोग्राम अपने आप खुल गया या गलती से आपने उस पर क्लिक कर दिया और वो खुल के आ गया, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। लेफ़्ट हैंड साइड में या राइट साइड में आपको देखिए कुछ बटन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे राइट साइड में देखिए तो यहाँ पे एक कट का बटन है, उसके बाद ये देखिए मैक्सिमाइज़ करने का, ये मिनिमाइज़ करने का। तो अगर मिनिमाइज़ करेंगे तो यहाँ पे ये टास्क बार में नीचे आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर आप इसको मिनिमाइज़ करते हैं यानी कि मैक्सिमाइज़ से मिनिमाइज़ करते हैं तो इस तरह से छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कीजिए तो ये फिर से पूरे डेस्कटॉप पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कट बटन पे क्लिक करते हैं, जो ये बटन है इसे कहा जाता है क्लोज बटन यानी कि बंद करने का। इस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम बंद हो गया। तो इस तरह से आप जो है बंद कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम का। एक और भी तरीका मैं बताता हूँ बंद करने का, और भी इसके अंदर तरीके होते हैं। देखिए जैसे MS वर्ड को फिर से यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में आपको जो है ये आइकन से सिखाया बंद करना। अगर आप इसको फाइल के अंदर से बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज़। ये सभी सॉफ्टवेयर में होता है इस तरह से, कहीं ना कहीं उसमें मिलेगा आपको फाइल के अंदर जाके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लोज़ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो MS वर्ड जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो MS वर्ड पूरी तरह से बंद नहीं होता है। जो इसके अंदर ये पेज है सिर्फ यही बंद होगा। लेकिन अगर आपको पूरा ये सॉफ्टवेयर बंद करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन और दिया हुआ है एग्जिट MS वर्ड।
है ना, एग्जिट वर्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो MS वर्ड देखिए बंद हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद फिर से MS वर्ड ओपन कीजिए। एक और तरीका है बंद करने का, वो क्या है, ऑल्ट के साथ F4। अगर कोई भी प्रोग्राम आपके डेस्कटॉप पे खुला हुआ है तो अपने कीबोर्ड में ऑल्ट बटन दबा के रखना है आपको और F4 दबाना है, तो देखिए बंद हो जाएगा। और ऑल्ट बटन F4 फिर से एक बार दबा के रखिए, तो देखिए और भी प्रोग्राम जो खुले होंगे वो भी बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर कंप्यूटर शट डाउन करना है तो इसके लिए डेस्कटॉप पे माउस क्लिक करके रखिए और उसके बाद ऑल्ट बटन के साथ F4 दबाइए, तो देखिए आपके सामने कंप्यूटर बंद करने का ऑप्शन आता है। अब आपके सामने क्या आया लिख के, देखिए यहाँ पे शट डाउन लिखा हुआ है और यहाँ पे ओके करेंगे तो कंप्यूटर ये जो है बंद हो जाएगा। और अगर आप इसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको यहाँ से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं, रीस्टार्ट दे सकते हैं। रीस्टार्ट में क्या होगा, एक बार कंप्यूटर बंद होगा और उसके बाद तुरंत अपने आप फिर से चालू हो जाएगा। इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं, हमें कुछ नहीं करना, तो हमें यहाँ पे कैंसिल बटन पे क्लिक कर देना है ताकि ये कैंसिल हो गया। उसके बाद चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम आप माउस से कैसे खोलेंगे। उसके लिए इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए ऑल प्रोग्राम पे, और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फ़ोल्डर ढूंढना है। फ़ोल्डर का नाम क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस पर क्लिक कीजिए और इसके अंदर देखिए 3 मेन सॉफ्टवेयर आपके होते हैं कंप्यूटर में जो हर कोई यूज़ करता है। वो क्या होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS वर्ड होता है और MS एक्सेल होता है। इन तीनों को जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है यूज़ करते हैं, तो इन तीनों सॉफ्टवेयर को आपको जो है सीखना चाहिए। अगर आप इन तीनों सॉफ्टवेयर को फ्री में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और इस वीडियो के एंड में भी दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप सीख सकते हैं। सब्जेक्ट गो चैनल पे इसके बारे में पहले से वीडियो बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैं खोल के दिखाता हूँ आपको एक्सेल। तो ये एक्सेल है, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए एक्सेल जो है ये खुल के आ गया, देखिए इस तरह से। फिर इसे बंद करना है तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो गया। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर में फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए। तो देखिए जब आप राइट बटन क्लिक करते हैं माउस का तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है न्यू में यहाँ पे जाएंगे तो ये आता है फ़ोल्डर बनाने के लिए फ़ोल्डर का आइकन। अब इस पर आपको क्लिक करना है, लेफ़्ट बटन जो है माउस का क्लिक कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले ही कि जितना भी काम कंप्यूटर के अंदर होता है वो लेफ़्ट बटन से होता है ज़्यादातर, लेकिन कुछ ऑप्शन खोलने के लिए आपको जो है राइट बटन दबाना पड़ता है। राइट बटन किस लिए दबाते हैं, कहीं पे कोई विंडो खोलना है, कोई पॉपअप मेन्यू ओपन करना है या कुछ एडवांस ऑप्शन जो है वो खोलना है, तो उसके लिए आपको माउस का राइट बटन जो है वो दबाना पड़ता है। अब यहाँ पर ये फ़ोल्डर बन गया। अब यहाँ पर जो है देखिए ये नाम है न्यू फोल्डर, तो इसको जो है कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाइए, ये डिलीट हो गया, या बैक स्पेस दबा के हटा दीजिए और उसके बाद यहाँ पे नाम लिखिए फ़ोल्डर में। फ़ोल्डर का क्या नाम देना चाहते हैं, मैं दे देता हूँ इसको सब्जेक्ट गो। मैंने ये नाम दे दिया सब्जेक्ट गो। उसके बाद माउस जो है वो बाहर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये फ़ोल्डर का नाम इस तरह से हो गया। अगर आपको ये फ़ोल्डर का नाम बदलना है फिर से, तो आप ये फ़ोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद नीचे आइए। नीचे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको रीनेम का, देखिए यहाँ पे लिखा है रीनेम, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस फोल्डर का नाम जो है कुछ और कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिख देता हूँ सब्जेक्ट गो क्लास, ये मैंने लिख दिया सब्जेक्ट गो क्लास, इस तरह से। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में आपके एक जो है यहाँ पे आइकन होता है कंप्यूटर का, तो इसे ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक कीजिए। ये जितने भी आइकन आप देख रहे हैं कंप्यूटर में, इन्हें खोलने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है। डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, या फिर इस पर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है ऊपर, देखिए यहाँ पे आ गया ओपन। ओपन पे क्लिक कीजिए तो ये खुल के आएगा। अब देखिए खुलने के बाद क्या होता है, जब भी आप इस कंप्यूटर आइकन को खोलेंगे तो इसके अंदर आपका कंप्यूटर के सारे डाटा इसी के अंदर होते हैं। डाटा मीन्स गाने, फ़ोटो, वीडियो, मूवी, जो भी कुछ होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर या कोई फाइल, वो सब कुछ आपके जो है इसी में होता है। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन में जाते हैं। ओपन में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ड्राइव खुल के आया C और D। अब देखिए जो लोग नए हैं, जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो C ड्राइव में अपने जो पर्सनल डाटा होता है, जैसे कोई गाना हो गया या मूवी हो गया, फिल्म हो गया या वीडियो हो गया, वो इसमें रख देते हैं। तो इस ड्राइव को आपको कभी भी खोलना नहीं है। इस ड्राइव में क्या होता है, इस ड्राइव में आपके विंडो हैं और सॉफ्टवेयर हैं। जो आप कंप्यूटर में देख रहे हैं यहाँ पे जो ये सॉफ्टवेयर आ रहा है, ये किस में है, इसमें डला हुआ है, और विंडो भी इसी में है। तो इस ड्राइव को अगर आप बार बार खोलेंगे
तो इसमें से कोई फाइल गलती से भी डिलीट हो गया तो विंडो में जो है फिर दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए इस ड्राइव के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। बाकी डी होगा और भी दूसरे ड्राइव होंगे, उनको आपको खोलना है, ठीक है। और उनको ओपन कीजिए डबल क्लिक करके, या फिर आप क्या करेंगे उस पर राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद ओपन में चले जाइए। जब आप ओपन कर लेंगे उसके बाद देखिए ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ फ़ाइल जो है इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इस तरह से फ़ाइल। तो इस तरह से जो है फ़ाइल को आप देख सकते हैं। उसके बाद बैक करते हैं, यहाँ पे देखिए ये बैक एरो है, बैक कर लेते हैं और इसको जो यहाँ से अभी करते हैं क्लोज़। तो ये फ़ोल्डर हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ अंदर बनाना हो, जैसे फ़ोल्डर अंदर बनाना है किसी ड्राइव में या किसी ऑप्शन में अंदर जाके, तो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए राइट और ओपन कीजिए। अब फ़ोल्डर मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे ड्राइव में बनाना है या फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी बना सकते हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पे पिक्चर में या फिर म्यूज़िक में बनाना है तो म्यूज़िक में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ोल्डर है नहीं, एक ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे नया फ़ोल्डर बनाना है तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक कीजिए, खाली जगह पे माउस रख के माउस का राइट बटन दबाइए और उसके बाद यहाँ पे आएगा न्यू। अब न्यू में जाइए, यहाँ पे ऊपर फ़ोल्डर, तो यहाँ पे आ गया फ़ोल्डर का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप लिखिए फ़ोल्डर का नाम में मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ़ोल्डर 1 मैंने नाम इसका दे दिया इस तरह से। अब इस फ़ोल्डर के अंदर कोई भी चीज़ आपको रखना है तो वो कैसे रखेंगे, उसके लिए आपको उस चीज़ को कॉपी या पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये फ़ोल्डर है एक, ये सिंपल म्यूज़िक का एक फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर को मुझे इसके अंदर रखना है। तो क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करके इसे कट कर लूँगा। कट करूँगा तो फिर ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये सिर्फ इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर कॉपी करूँगा तो इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी होके इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं करता हूँ कॉपी और इसके अंदर फिर इस पर राइट क्लिक करके और कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो ये जो सिंपल म्यूज़िक का फ़ोल्डर है वो अब इसके अंदर भी आ गया। अब इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके और ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर ये सिंपल म्यूज़िक का फ़ोल्डर आ गया। इसी तरह से आप कोई वीडियो भी रख सकते हैं। जैसा मान लीजिए यहाँ पे चलते हैं वीडियो के अंदर, और वीडियो के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये फ्री वीडियो क्लिप है, यहाँ पे इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर से ये वीडियो है एक टाइपिंग का, इस वीडियो को यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी। और उसके बाद हमने फ़ोल्डर किस में बना रखा था नया, यहाँ पे म्यूज़िक में, तो म्यूज़िक में आ गए। और उसके बाद यहाँ पे ये फ़ोल्डर का नाम है फ़ोल्डर 1, इस पर राइट क्लिक करके और फिर चले गए, इसमें कर दिया हमने पेस्ट। तो वो जो टाइपिंग वाला वीडियो अभी हमने यहाँ से कॉपी किया था वो अब यहाँ पे इस फोल्डर में आ गया। इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके ओपन कीजिए या डबल क्लिक करके, और उसके बाद देखिए इसके अंदर यहाँ पे ये देखिए आ चुका है वीडियो। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं वीडियो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको कॉपी करना बता दिया है और फोल्डर बनाना। अब एक और चीज़ सीखते हैं, इसे क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ पे सीखते हैं कि अगर कंप्यूटर में कोई चीज़ गलती से डिलीट हो गया तो फिर हमें कैसे मिलेगा। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे फ़ोटो है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और डिलीट करने के लिए यहाँ पे देखिए डिलीट बटन आ जाता है ऑप्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे माउस का जो लेफ़्ट बटन है वो दबा देना है तो डिलीट हो जाएगा। ये पूछेगा आपसे कि क्या आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं, तो कीजिए यस, डिलीट हो गया। उसी तरह से इस पर जो है माउस राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल माउस इस पर लेफ़्ट बटन क्लिक कर दीजिए और उसके बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाइए। और फिर ये पूछेगा येस करने के लिए, तो माउस से येस कीजिए या फिर अपने कीबोर्ड में एंटर बटन दबा दीजिए। तो देखिए ये जो है डिलीट हो गया। अब जो भी चीज़ आपके कंप्यूटर में डिलीट हो जाता है वो कहाँ पे मिलता है, रिसाइकल बिन के अंदर होता है। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अगर गलती से आपने डिलीट कर दिया है या डिलीट हो गया है तो वो आप फिर से वापस ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, उसके लिए आपके कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाना होगा। तो वो ऑप्शन कहाँ पे होता है, देखिए डेस्कटॉप पे ये होगा, आपके कंप्यूटर में ये बना होगा रिसाइकल बिन। तो इस पर राइट क्लिक कीजिए या फिर इसे डबल क्लिक करके खोलिए। तो मैं डबल क्लिक करूँगा, ये देखिए खुल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे कई चीज़ें, कुछ वीडियो कुछ फ़ोटो यहाँ पे डिलीट होके आ चुके हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने वाला है कि यहाँ पे मैंने जो डिलीट किया था अभी, एक ये फ़ोटो किया था और एक ये वाला जो लोगो है कंट्रोल पैनल का, वो मैंने यहाँ पे डिलीट किया था। अब इन्हें फिर से मुझे जो है यहीं पे लाना है डेस्कटॉप पे। इसे पहले यहाँ पे क्लिक करके और रिस्टोर डाउन करते हैं, छोटा कर लेते हैं। और माउस की सहायता से आप किसी भी फाइल को इस तरह से छोटा कर सकते हैं। नीचे लेके जाएंगे तो इस तरह से बड़ा करने के लिए आ जाएगा, बड़ा कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे फाइल को ऊपर जो है माउस से पकड़ के इस फाइल को इधर या इधर कहीं पे भी रख सकते हैं आप। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो फ़ोटो यहाँ पे था डेस्कटॉप पे और डिलीट कर दिया मैंने, अब उसे फिर से डेस्कटॉप पे लाना है। तो क्या करेंगे, उस फोटो पे राइट क्लिक करेंगे माउस का बटन और करेंगे रीस्टोर, यानी कि फिर से स्टोर कर लेते हैं अपने सिस्टम में। तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये फ़ोटो आ गया। उसके बाद ये कंप्यूटर का है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और रीस्टोर कीजिए, या फिर आप इसको यहाँ करेंगे, देखिए इस पर राइट क्लिक करके कीजिए कट और यहाँ पे आ जाइए कंप्यूटर में और यहाँ राइट क्लिक करके कर दीजिए पेस्ट। तो देखिए फ़ोटो आ गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सिंपल ये समझिए कि अगर आपने रीस्टोर किया तो वो फ़ोटो जहाँ से आपने डिलीट किया था वहाँ पे जाके फिर से वो रहेगा। ये डेस्कटॉप पे था और डेस्कटॉप पर से हमने डिलीट किया था, तो ये फिर से अगर रीस्टोर हमने किया तो फिर अपने जगह पे ये आ गया डेस्कटॉप पे। उसी तरह से जो भी चीज़ जहाँ से आपने डिलीट किया है अगर आप रीस्टोर करेंगे तो फिर से ये वहीं पे पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ गलती से डिलीट हो गया है तो उसे फिर से ला सकते हैं। चलिए अब इसे कर देते हैं क्लोज़। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर में 2 फाइल एक साथ आप कैसे खोल के काम कर सकते हैं उसके लिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आइकन लगा हुआ है यहाँ पे, अब ये आइकन मैं बता देता हूँ कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जाइए और जो भी आइकन आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। जैसे ये वर्डपैड है, अब वर्डपैड का आइकन मुझे यहाँ पे लगा के रखना है ताकि मैं जो है बार बार वर्डपैड में काम करता हूँ तो मुझे बार बार यहाँ पे क्लिक करके ना खोलना पड़े, वो यहाँ पे आ जाए टास्क बार में। यहाँ पे ये टास्क बार कहते हैं। तो यहाँ पे पिन करना होता है उसे, पिन यानी कि यहाँ पे लगाना होता है। तो यहाँ पे वर्डपैड पे माउस का जो लेफ़्ट बटन है वो दबा के रखना है और इसको घसीट के इस तरह से लाना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा पिन टू टास्क बार, तब इसको छोड़ देना है। तो देखिए ये यहाँ पे टास्क बार में फिट हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब इस पर क्लिक करते हैं तो वर्डपैड यहीं से खुल गया और वर्डपैड को ऊपर से पकड़ के यहाँ पे और इसको साइड में यहाँ पे लेके जाते हैं और नीचे करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे ये वर्डपैड लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे MS वर्ड खोलते हैं और यहाँ पे करते हैं रीस्टोर डाउन। जब तक रीस्टोर डाउन नहीं करेंगे तब तक माउस यहाँ पे ऊपर क्लिक करके आप फाइल को जो है हिला नहीं पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे करते हैं कि फ़ाइल पूरा डेस्कटॉप पे और फिर वो यहाँ से पकड़ते हैं फाइल को, कोशिश करते हैं यहाँ पे पकड़ के नीचे या इधर उधर खिसकाने के लिए, तो नहीं खिसकेगा फाइल कभी भी। पहले आपको यहाँ पे रीस्टोर डाउन करना है। जब ये छोटा हो जाए तब इसको पकड़ के और यहाँ पे इस साइड ले जाइए और फिर नीचे के साइड ले जाइए। तो देखिए इस तरह से हो गया। अब देखिए इधर जो है MS वर्ड का खुल गया और इधर वर्डपैड का। अब इसमें से देख के आप इसमें टाइप कर सकते हैं या इससे देख के कोई भी चीज़ इसमें बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कंप्यूटर में एक साथ 2 फाइलों को चाहे तो खोल सकते हैं। अब इसे क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों फाइल को हमने कर दिया क्लोज़। अब मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे चलाते हैं। तो इंटरनेट चलाने के लिए देखिए कंप्यूटर में यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए कंप्यूटर में यहाँ पे कई ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए टावर का ऑप्शन बन रहा है या कंप्यूटर का बन रहा होगा आपके कंप्यूटर में, और उस पर कट लगा रहता है। कट का मतलब है कि कंप्यूटर में अभी इंटरनेट बंद है, नहीं चल रहा है, और अगर इंटरनेट चलेगा तो यहाँ पे फिर जो है कोई भी निशान नहीं होगा, बिल्कुल सफ़ेद रहेगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि इंटरनेट कंप्यूटर में चल रहा है। अब कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने का तरीका क्या होता है, आप अपने मोबाइल से चला सकते हैं या तार लगा के वाईफाई से चला सकते हैं या फिर सिम लगा के भी चला सकते हैं। एक डोंगल आता है जिसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है कि कंप्यूटर में आसानी से आप इंटरनेट कैसे चला सकते हैं। वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं चाहे तो। और वो डोंगल में सिम लगा के आप चाहे तो वो डोंगल लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा के आप इंटरनेट चला सकते हैं। चलिए अब मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अपने कंप्यूटर में जाइए और ये आइकन खोलिए। अगर आपके डेस्कटॉप पे ये आइकन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। यहाँ पे बात आता है कि कंप्यूटर में अगर ये आइकन नहीं है तो फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में एक शॉर्टकट बटन दबाना है। विंडो बटन के साथ ई दबाइए, विंडो बटन के साथ ई दबाना है, विंडो बटन और ई, तब जाके ये जो है कंप्यूटर का जो फाइल खुलता है ये अपने आप आपके डेस्कटॉप पे खुल जाएगा। बता देता हूँ कि अगर ये आइकन नहीं है तो ये आइकन ला भी सकते हैं। लाएंगे कैसे, उसके लिए आपके कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको जाना पड़ेगा। अपने उसे लाने के लिए अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, माउस का राइट बटन क्लिक किया, उसके बाद जाइए यहाँ पे पर्सनलाइज में, और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, देखिए
लेफ्ट साइड में आ रहा है चेंज डेस्कटॉप आइकन, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्यूटर का, रिसाइकल बिन का, इन पे चेक लगा दीजिए। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए उस पर चेक लगा दीजिए। तो मैंने चेक लगा रखा है कंप्यूटर पे और रिसाइकल बिन पे टिक लगा दिया और उसके बाद कर देना है आपको ओके और उसके बाद कर दीजिए क्लोज़। तो देखिए यहाँ पे फाइल जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं इसी तरह से। फिर से माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए और पर्सनलाइज में जाइए और उसके बाद यहाँ पे जाइए चेंज डेस्कटॉप आइकन और उसके बाद यहाँ पे टिक हटा दीजिए। कंप्यूटर से हटा दिया टिक और उसके बाद ओके कर देना है आपको और इसको कट करना है। तो देखिए कंप्यूटर जो है वो गायब हो गया, अब हट गया। तो इस तरह से आप जो है फिर से इसको लाना चाहे तो फिर से पर्सनलाइज में जाइए और उसके बाद चेंज डेस्कटॉप आइकन और टिक लगा के अप्लाई और ओके कर दीजिए तो ये आ जाएगा। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर में देखिए यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे ये बिल्कुल सफ़ेद है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी वॉलपेपर नहीं लगा रखा है। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आप जो है वॉलपेपर लगाना चाहेंगे, तो वॉलपेपर कैसे लगाएंगे उसके लिए जानते हैं। तो देखिए वॉलपेपर लगाने के लिए माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए। माउस का राइट बटन क्लिक किया, उसके बाद पर्सनलाइज में जाके आपको लेफ़्ट बटन दबा देना है। यहाँ पे क्लिक कीजिए पर्सनलाइज पे, उसके बाद एक विंडो खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया वॉलपेपर लगाने का। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वॉलपेपर किस टाइप का आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ गया ऑप्शन, यहाँ पे कह रहा है पिक्चर लोकेशन। यहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हैं यहाँ पे विंडो डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो के अंदर बहुत सारे फ़ोटो जो है पहले से दिए रहते हैं डेस्कटॉप पे लगाने के लिए, तो वो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन सभी फ़ोटो पे देखिए एक निशान लगा हुआ है टिक का। अब देखिए इन सभी फ़ोटो पे आप टिक लगा के और अगर सेव चेंजेस करते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे जो फ़ोटो है वो बदलते रहेंगे। थोड़े थोड़े देर पे ये जो है ऑटोमेटिक बदलता रहेगा। इसका टाइम जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि ये कितने मिनट पे फ़ोटो जो है बदलते रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। पहले मैं लगाऊँगा एक फ़ोटो सिर्फ डेस्कटॉप पे, तो उसके लिए यहाँ पे क्लियर ऑल कीजिए। क्लियर ऑल कर दिया आपने, उसके बाद जैसे ये फ़ोटो लगाना है तो इस पर टिक लगा दिया आपने और उसके बाद आपको करना है सेव चेंजेस। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सेव चेंजेस। तो देखिए ये फ़ोटो आपके कंप्यूटर में जो है लग गया है। कैसे देखेंगे, इसको यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे कंप्यूटर में आ चुका है। अब फिर से चलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे, तो उसके लिए राइट बटन क्लिक कीजिए और पर्सनलाइज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से खुल जाएगा और फिर से यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। अब देखिए ये फ़ोटो की जगह आपको कोई और फ़ोटो लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दूसरे फ़ोटो पे क्लिक कीजिए और इस फ़ोटो से चेक हटा दीजिए, नहीं तो ये फ़ोटो भी फिर थोड़ी देर में बदल जाएगा। अब इस पर क्लिक कर दिया आपने और फिर सेव चेंजेस कीजिए। आप देखिए यहाँ पे फ़ोटो जो है लग गया डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे। उसके बाद अगर फिर कोई और फ़ोटो लगाना है तो फिर से राइट क्लिक करके चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे और करते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने अभी क्या ले रखा है, विंडो डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसके जगह आप ये ले सकते हैं पिक्चर लाइब्रेरी, तो आपको खुद से जो है पिक्चर जो लाइब्रेरी में होते हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और अगर आप इसको यहाँ पे सॉलिड कलर लेते हैं तो कलर भी लगा सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पे अभी क्या लगा रखा था, पहले मैंने आपको दिखाया था, ये जो सफ़ेद कलर है वो मैंने यहाँ पे हल्का सफ़ेद वाला जो है वो लगा रखा था। तो इसी तरह से आप जो यहाँ पे चुन सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ढेर सारे फ़ोटो को एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कर दीजिए सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल कर लिया, देखिए सभी फ़ोटो पे टिक लग गए हैं, निशान लग गया। अब क्या करना है, यहाँ पे टाइम लेना है कि ये फ़ोटो कितने मिनट में बदलते रहें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ 10 सेकंड का। ये मैंने 10 सेकंड चुना। यहाँ पे कीजिए यहाँ पे सेव चेंजेस। आप चाहे तो यहाँ पे टिक भी लगा सकते हैं कि अगर मैं कंप्यूटर में बैटरी सेवर ऑप्शन का यूज़ करूँगा तो ये वॉलपेपर चेंज ना हो, क्योंकि इसमें जो है आपके कंप्यूटर का बैटरी थोड़ा सा यहाँ पे खींचता है। और उसके बाद सेव चेंजेस कर दीजिए, उसके बाद क्लोज़ कीजिए। तो देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया और देखिए ये बदल गया। तो इस तरह से ये जो है 10 सेकंड में ही ये फ़ोटो जो है अपने आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखेंगे आप, तो ये बदलता रहेगा। यहाँ पे देखिए फिर से कोई और फ़ोटो आ गया। तो इस तरह से फ़ोटो जो है डेस्कटॉप पे अपने आप बदलता रहेगा। तो फिर से राइट क्लिक करते हैं और चलते हैं यहाँ पे पर्सनलाइज में, और इसमें जाने के बाद करते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और यहाँ पे जाके आप क्लिक करते हैं यहाँ पे कोई सॉलिड कलर। तो कलर हमने चुना ये वाला,
कलर चुनने के बाद वो डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो फ़ोटो हमने लगाया था वो अपने आप जो है वहाँ पे सिस्टम से हट जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे चुन लिया कलर और उसके बाद कर देते हैं यहाँ पे सेव चेंजेस। अब फ़ोटो जो है नहीं आएगा, इसे क्लोज़ करते हैं, फ़ोटो हट गया। अब यही जो है लगा रहेगा इसी तरह से। तो इस तरह से आप जो है अपने कंप्यूटर में फ़ोटो लगा सकते हैं। और कैसे आप जो है डेस्कटॉप पे आइकन लाएंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद फिर से ये कंप्यूटर का जो आइकन है इसे खोलिए। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में जब भी कोई चीज़ आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो वो कहाँ पे होता है, आपके डाउनलोड यहाँ पे होता है, डाउनलोड में जाके रहता है वो चीज़। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई चीज़ कंप्यूटर से डाउनलोड करेंगे और अगर आपने कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है डाउनलोड करने के लिए, जैसे यहाँ पे डी ड्राइव या सी ड्राइव, तो उसमें जाता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया और आपको पता भी नहीं चला, तो समझ लीजिए कि वो जो है डाउनलोड में आके यहाँ पे मिलेगा आपको। और एक चीज़ बता दूँ, कंप्यूटर में जितने भी आप गाने या फ़ोटो वीडियोस कुछ भी रखते हैं वो आपको हमेशा किस में रखना है, डी ड्राइव में रखना है। इन ऑप्शन का यूज़ नहीं करना, इन ऑप्शन को कोशिश कीजिए कि ज़्यादा यूज़ आप नहीं करेगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं करते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ही मेन काम करते हैं जो आपको जो है हमेशा रखना पड़ता है, तो उसके लिए आप जो है डी ड्राइव या किसी और ड्राइव का यूज़ कीजिए और उसका नाम जो है हमेशा ध्यान रखिए कि आपने किस ड्राइव के अंदर रखा है। इससे क्या फ़ायदा होगा ये जानते हैं। देखिए, अगर आपने सी ड्राइव में रखा कोई भी फ़ोटो वीडियो, सी ड्राइव में रखा या फिर आपने इन ऑप्शन में रखा, तो जब आपके कंप्यूटर में कोई छोटा सा प्रॉब्लम हो गया या विंडो डिलीट करना पड़ गया, फिर से विंडो डालना पड़ गया, तो वो चीज़ बचाया नहीं जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, या फिर उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा, या फिर विंडो में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको डी ड्राइव में या ई ड्राइव में किसी भी ड्राइव में रखा है, किसी दूसरे ड्राइव में, सी को छोड़ के किसी दूसरे ड्राइव के अंदर, तो वो चीज़ जो है बचाया जा सकता है। जहाँ आप विंडो डलवाएंगे जिससे उस बंदे को आप बता देंगे कि मेरा जो लोकल डिस्क डी है उसमें मेरा कुछ पर्सनल जो है प्रोफाइल है, यानी कि उसके अंदर जो है डाटा पड़ा हुआ है, कुछ वीडियो फ़ोटो और कुछ फाइल है जिनको डिलीट नहीं करना है, बचाना है। तो वो क्या करेगा, वो जो है डी ड्राइव को डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ सी ड्राइव को डिलीट करके और इसको बना के फिर से इसमें विंडो आपको डाल देगा और ये ड्राइव जो है आपका बच जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है कि कंप्यूटर में जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है वो क्या करते हैं, सी ड्राइव में ही सारा कुछ भर देंगे लेके अपना जो भी डाटा है, या फिर यहाँ पे रख देते हैं। तो उससे उनको बहुत जो है दिक्कत होता है बाद में कि जो भी चीज़ रहता है कंप्यूटर के अंदर, कभी गलती से विंडो में कोई दिक्कत हो गया, डिलीट करना पड़ गया विंडो को, तो सारा कुछ जो है उनका डिलीट हो जाता है। तो इसलिए बचाने के लिए आपको क्या करना है, डी ड्राइव के अंदर रखना है। इसके अंदर फ़ोटो रखने के लिए, वीडियो रखने के लिए, फाइल रखने के लिए अलग अलग फ़ोल्डर बना लीजिए और उसमें आप जो है चीज़ों को रखिए, तो वो जो है सेफ़ रहेगा आपका। और अगर आप कंप्यूटर पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको बताऊं, कंप्यूटर में वायरस भी लगते हैं, वायरस आ जाता है। वायरस आने से क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी आपका डाटा है, जो भी पर्सनल फाइल है, फोल्डर है, काम की चीज़ है, वो ख़राब हो सकता है, नष्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस जो है बाज़ार से ख़रीद के लाके इंस्टॉल करके और एंटीवायरस को रखिए और हमेशा यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ तो मेरे कंप्यूटर में भी एंटीवायरस चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये एंटीवायरस जो है चलता रहता है, हमेशा ये जो है चेक करते रहता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस तो नहीं आया। जैसे मान लीजिए आप पेन ड्राइव लगाते हैं या मेमोरी लगाते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में या इंटरनेट चलाते हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, वायरस कहीं से भी आ जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर को या कोई प्रोग्राम को, कोई फाइल को जो है ख़राब कर सकता है, डिलीट कर सकता है, गायब कर सकता है। तो उसके लिए जो है बचाने के लिए हमें एक अच्छा एंटीवायरस का ज़रूरत पड़ता है। तो एंटीवायरस जो है आप दुकान पे जाके कोई भी एक अच्छा सा एंटीवायरस ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, जिसका जो है 1 साल तक के लिए आपको लाइसेंस मिलता है। 1 साल बाद फिर से आपको ख़रीदना पड़ता है यानी। तो ये मैंने यहाँ पे कंप्यूटर में कुछ बेसिक नॉलेज जो है आपको बताया कि जिन लोगों ने कंप्यूटर नए ख़रीदे हैं तो उनको जो है